and as I said, she happens to be a soft lady, उसका impression यही है. However, when she was governor State Bank, we know very well KSB के केस में वो बहुत तरीके से सॉफ्ट कॉल दे के अपनी जो रेट है उसको इस्टेब्लिश करती थी. बट यू थिंक कि ये जो पोर्टफोलियो है इसके हिसाब से शी वुड बी एबल टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिवली? कल उन्हें स्टॉक एक्सचेंज जाना था, वो विजिट उन्होंने कैंसिल किया. जो लोग उन्हें लाए हैं उन्होंने इन तमाम एंगल्स को देख के सब समझाया है. और IMF का भी यही कहना है कि जी रुपये को 20% एप्रिसिएशन करना है अपने, और जून 2024 तक 340 रुपए तक आपको रुपये को लेकर आना है. कि अब तो वो बन गई हैं. केयरटेकर सेटअप में जो जनरल एक परसेप्शन होता है वो ये होता है क्योंकि इनको इलेक्शन नहीं लड़ने होते, वोट नहीं मांगने होते आवाम से, लिहाजा जितने गैर मकबूल फैसले हैं वो इनसे कराए जाते हैं. और एक तासुर लिया जाता है कि लोग नाराज भी होंगे, तो इनका तो कुछ नहीं जाना है, इन्होंने 3 महीने के बाद टहल जाना है. कि गवर्नमेंट सबसे पहले महंगाई को अगर कंट्रोल भी करना चाहे या महंगाई का कम असर लोगों तक पहुंचाए, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है कि वो ऐसा कुछ कर सके? जी शुक्रिया सानी भाई. पहले तो हमें समझना है कि हम इस वक्त किन हालात में हैं. और आपने पुराने ज़माने में वो कहानियों में पढ़ा होगा कि समुंदर में जब तूफ़ान आते थे, तलातम खेज मौजें आती थी, तो जहाज़ों को लंगर अंदाज कर दिया जाता था. यानी जहाज़ जो है वो तैरने की कोशिश नहीं करते थे, उसको एक जगह पे रोक दिया जाता था. तो ये जो पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता चंद माह में हम जिस डिफ़ॉल्ट की धाने पे पहुंच चुके थे, अब हमें उससे बाहर आना है. तो जाहिर है कि पहली तो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना होगी कि 2023-24 जो है ये कोई नॉर्मल साल नहीं है. इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है वो रुपए की है. क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम थोड़ा सा रीनेगोशिएट कर सके IMF के साथ? टांगा जो है वो घोड़े से आगे बांध दिया है कि जी प्राइवेट जो मार्केट का रेट होगा उसके मुताबिक बैंक के रेट को फॉलो करना है. जब भी इलेक्शन होने हैं कम से कम एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए. जो चीज़ पहले हॉन्ट कर रही थी आला अदलिया और पार्लियामेंट की महाजराई, वो अब ईवान सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की महाजराई में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है. और इस तरह की एम्बिग्विटी में कोई भी इन्वेस्टर, भले वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो या वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो अपनी सरमायाकारी यहाँ पे लाने में रिलक्टेंट होंगे. हमने जुलाई में 5.5 बिलियन अभी नई यानी डेट रेजिंग की है. अगर जो 4 बिलियन से ज़्यादा का माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है बंदरगाह से, वो रिलीज़ नहीं होता तो इम्पोर्टर्स का एहतजाज कंटिन्यू होता है. वो रिलीज़ हो जाता है तो हमारे रिजर्व्स उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे डिफ़ॉल्ट का बहुत लोग शोर मचा रहे हैं. इट्स अ चैलेंजिंग. कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमारी GDP ग्रोथ बिल्कुल नीचे गिर के माइनस की तरफ जा रही थी, तो प्रेशर ये हुआ कि ग्रोथ को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, इंपोर्ट अलाउ करें. जो रुकी हुई थी इंपोर्ट वो जब अलाउ करें तो डॉलर पे प्रेशर आया. लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम में और हुकूमत में और बैनुल अक़वामी बरादरी में, उसको हमें रिड्यूस करने के लिए बड़ी क्लियर और बड़ा कैंडिड अवाम के साथ मैसेजिंग करनी होगी. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या मुमकिन होगा, ताकि उसके मुताबिक अपनी जो तवक्कुआत हैं वो वाबस्ता रखें और देखें कि एक ट्रांजिशन जो है वो कैसे स्मूथली हो पाती. 3 सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर तजवीज़ किया है, जिसमें एक है IT, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा मिनरल्स है. और इन तीनों की लॉन्चिंग भी करी है उन्होंने. ये जो मिनरल समिट हुई थी और डस्ट टू डेवलपमेंट था, और ये अरामको के साथ ज्वाइंट वेंचर जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, और रिकोडेक और थरकोल के प्रोजेक्ट की माइनिंग का एक्सटेंशन है. ये सब चीजें बहुत सही डायरेक्शन में है. इसको कंटिन्यू रखें. इसको यही रोड मैप है जो आपको बचा सकता है. आप सेल्फ सफिशिएंट हो ज़रूरी अजनास में, आप आसपास खलीज ममालिक की फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें. एक्सपोर्ट भी होगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगी और ज़मीन भी यूटिलाइज होगी. वो लोग छोटे डैम तक बनाने के लिए तैयार हैं. एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड IT आर योर स्ट्रेंथ, और इन्हीं को आपने टाइम रखना है. नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट. सियासी गवर्नमेंट रुखसत हो चुकी है, केयर टेकर सेटअप आ चुका,
On the ground, there are a number of challenges which this new setup is trying to cater to. However, जो न्यूज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं, वो चैलेंजेस की हैं, वो ख़तरनाक बातों की हैं। आई जो फॉरेस्ट के रिज़र्व्स हैं वो 8 अरब डॉलर से कम हो चुके हैं। डॉलर जो है वो 301 रुपये पे इंटरबैंक में जा चुका है। दैट मीन्स के 340 और 50 रुपये में भी कुछ लोगों को, इम्पोर्टर्स को मसाइल का सामना होगा। और जो ट्रेडर है और जो जेन्युइन पर्सन है जिसको पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए अदर दैन दी गवर्नमेंट लिमिट्स, उसको भी मसाइल का सामना है। महंगाई की सिचुएशन ये है कि पहले लोग एहतजाज करते थे, बच्चों की जानें लेने की खबरें आती थी। अब लोग सिविल नाफरमानी की बातें कर रहे हैं या सोच रहे हैं, बिकॉज जो कराची इलेक्ट्रिक के स्टाफ के साथ हुआ है दैट इज़ क्वाइट अनहर्ड ऑफ इन एन एरिया विच क्लेम्स टू बी पाकिस्तान्स मोस्ट लिटरेट पॉपुलेटेड एरिया। सो आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एक तो इकनॉमिक तज्जिया लेंगे आबिद सलैरी साहब से, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करेंगे इख्तियार बेग साहब से। ही हैपन्स टू बी अ रिनाउंस्ड बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, और गवर्नमेंट को अक्सर ही कीप्स ऑन एडवाइजिंग, और एक दो मरतबा इंटरम गवर्नमेंट्स को भी एज एन एडवाइज़र उन्होंने सर्व किया है। रेवेन्यू के पोर्टफोलियो को देखा है, सिंध गवर्नमेंट को ऑफन वो एडवाइस करते रहे हैं। तो उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और जानेंगे कि इस सिचुएशन को जो केयर टेकर सेटअप है वो कैसे हैंडल करे। इख्तियार बेग साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। इख्तियार साहब, फरमाइएगा कि जो मौजूदा सिचुएशन है, यू नो एवरीथिंग, एवरीबडी नोज़ एवरीथिंग, के बहुत ही चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं। एक केयर टेकर टेक्नोक्रेट सेटअप है, सियासी सेटअप बहरहाल नहीं है। आपको कितना लगता है कि जो मौजूदा चैलेंजेस हैं और सूरत हाल हैं, इसको ये केयर टेकर सेटअप जो है वो मैनेज कर पाएगा? देखिए जी, केयर टेकर सेटअप में जो जनरल एक परसेप्शन होता है वो ये होता है क्योंकि इनको इलेक्शन नहीं लड़ने होते, वोट नहीं मांगने होते आवाम से, लिहाजा जितने गैर मकबूल फैसले हैं वो इनसे कराए जाते हैं, और एक तासुर लिया जाता है कि लोग नाराज भी होंगे तो इनका तो कुछ नहीं जाना है, इन्होंने 3 महीने के बाद टहल जाना है। तो ये एक जनरल परसेप्शन है केयर टेकर सेटअप का। जबकि रेगुलर अगर नौ मुंतखब हुकूमत पैरा होती है या जाने वाली हुकूमत होती है, उनको ये फिक्र होती है कि जी मुझे वोट लेना है, मैं किस हैसियत से लोगों के पास जाऊंगा। तो ये एक फर्क है दोनों में। लेकिन चैलेंजेस अब जो वो छोड़ के गई है हुकूमत, या उससे पहले के जो चैलेंजेस जमा थे, जो विरसे में मिले हैं पीडीएम को, और पीडीएम ने ज्यादातर हल करने की कोशिश की, बाकी अब इनके गोद में डाले हैं, वो बहुत ज्यादा गंभीर चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है वो रुपए की वैल्यू की है कि वो रुक के नहीं दे रहा है। हर रोज 2 रुपए, 1.5 रुपए, 3 रुपए इंटर बैंक में भी कम हो रहा है, और ओपन मार्केट में तो कलाबाजियां लगा रहा है वो 5-5 रुपए ऊपर। आज जो है वो 301 रुपए में इंटर बैंक में अगर है, हमारा कल की क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो 315 में वो ओपन मार्केट में है। ये 4 जो डिफरेंस कहा गया था आईएमएफ ने, जो उसको एक्सेप्टेबल है, उन्होंने 1.5% कहा था, जो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 रुपए $1 पे ओपनिंग में और इंटर बैंक में होना चाहिए। लेकिन अब तो फर्क आ गया 5% का, 1.5 के बजाय, और 14 रुपए के ऊपर डिफरेंस पे खड़ा है। तो ये चीज आईएमएफ को कबूल नहीं। आईएमएफ ने बड़े वाजे कहा है कि इसको ब्रिज करें। ब्रिज करने का तरीका यही होता है कि आप इंटर बैंक में उसको फिर मजीद डेप्रिशिएट करते हैं, और यहाँ तक के वो ओपन मार्केट के करीब आ जाता है, 4-5 रुपए का फर्क रह जाता है, विच इज एक्सेप्टेबल। तो इस लिहाज से भी, और दूसरे आईएमएफ से डॉक्टर शमशाद मिली है, वर्चुअल एक कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि हम पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंटिन्यू करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम मैनिपुलेशन एक्सचेंज रेट में कुछ नहीं करेंगे, हम डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म इसको लेके चलेंगे। और डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म में ये होता है कि आप मैनुअल या मैनिपुलेशन या मार्केट में इंजेक्शन ऑफ डॉलर्स नहीं करते। तो वो बात से तो ये लग रहा है कि अब 315 है तो 310 हो जाना चाहिए। राइट। इख्तियार साहब, आपको मैं रोक कर एक चीज़ के ऊपर आपका और व्यू लेना चाहूँगा कि शमशाद अख्तर साहिबा के लिए कहा जाता है शी हैपन्स टू बी अ सॉफ्ट लेडी। आईएमएफ ने कहा है
कि गवर्नमेंट के जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, मिलिट्री से लेकर इंडस्ट्रीज तक एंड एवरी इंस्टीट्यूशन, IMF says कि that has to be governed by the फाइनेंस मिनिस्ट्री. उसके जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसकी मेन जिम्मेदारी वो फाइनेंस मिनिस्टर की है, शमशाद अख्तर की है. एंड एज आई सेड शी हैपन्स टू बी अ सॉफ्ट लेडी, उसका इंप्रेशन यही है. हाउएवर व्हेन शी वाज गवर्नर स्टेट बैंक, वी नो वेरी वेल KSB के केस में वो बहुत तरीके से सॉफ्ट कॉल दे के अपनी जो रेट है उसको इस्टेब्लिश करती थी. बट यू थिंक कि ये जो पोर्टफोलियो है इसके हिसाब से शी वुड बी एबल टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिवली? कल उन्हें स्टॉक एक्सचेंज जाना था, वो विजिट उन्होंने कैंसिल किया. जो आप कर रहे हैं ये इस वक्त तो करना इतना ज्यादा रेलेवेंट इसलिए नहीं लगता कि अब तो वो बन गई हैं. Right. और जो लोग उन्हें लाए हैं उन्होंने इन तमाम एंगल्स को देख के और उनसे बातचीत करके ये जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उसमें जो अप्रोच अख्तियार करनी है उसको सब समझाया है. और IMF का भी ये कहना है कि जी रुपये को 20% एप्रिसिएशन करना है अपने, और जून 2024 तक 340 रुपए तक आपको रुपये को लेकर आना है. तो हर तरफ से अगर आप देखें जितनी बातें मैंने अब तक की हैं, ये बात वाज़ेह आती है कि रुपये जो है वो फर्दर डेप्रिशिएट होगा और जून 2024 तक 340 रुपए पे भी आ सकता है. अब जहाँ शमशाद साहिबा का जो आप कह रही हैं उसमें मैं इतना से बतला दूं कि ये उन्होंने बड़ी वाज़ेह कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो दिया है उसका मेन मकसद यही था कि IMF को कोई डाउट ना हो कि जी ये पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको फॉलो नहीं करेंगी या ये डॉलर रुपये का जो एक जो रेट है उसमें मैनिपुलेशन. तो इन्होंने दोनों चीजों से इनकार करा है और पिछली पॉलिसी को कंटिन्यू करने को कहा. तो मैं समझता हूँ अब हमें इसमें डाउट नहीं करना चाहिए, इनके पास ऑप्शन बहुत कम है. और जी हाँ, शी नीड टू फॉलो अ रोड मैप, स्ट्रिक्टली नीड टू फॉलो अ रोड मैप. आखिर में मैं चाहूँगा इख्तियार साहब एक चीज़ पे आप कमेंट करें कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो $8 बिलियन से कम हो गए. हमने जुलाई में 5.25 बिलियन अभी नई यानी डेट रेजिंग की है. अगर जो 4 बिलियन से ज़्यादा का माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है बंदरगाह से वो रिलीज़ नहीं होता तो इंपोर्टर्स का एहतजाज कंटिन्यू होता है. वो रिलीज़ हो जाता है तो हमारे रिजर्व्स उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे डिफ़ॉल्ट का बहुत लोग शोर मचा रहे हैं. इट्स अ चैलेंजिंग. कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमारी GDP ग्रोथ बिल्कुल नीचे गिर के माइनस की तरफ जा रही थी, तो प्रेशर ये हुआ कि ग्रोथ को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, इंपोर्ट अलाउ करें. जो रुकी हुई थी इंपोर्ट वो जब अलाउ करें तो डॉलर पे प्रेशर आया और ये 7.9 पे डॉलर आ गया, 8 के ऊपर था. $125 मिलियन की कली डेट की रिपेमेंट्स में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हुई है. तो ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अपने मुल्क की सप्लाई चेन को भी रखना है. लेकिन अगर आपने सप्लाई चेन में लूज रखा तो फिर वही आपका ट्रेड डेफिसिट में इतना मैसिव जो है वो डिफरेंस आ जाएगा. तो ये बड़ा आर्ट है, इसको हुकूमत को लेके चलना होगा कि सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब ज्यादा ना हो, रॉ मटेरियल खास तौर से मेडिसिन वगैरह की और स्पेयर पार्ट्स की चीजें रुके ना, और साथ ही साथ ट्रेड डेफिसिट भी ना बढ़े. तो ये एक आर्ट है, लेकिन अफरात-ए-ज़र इस वक्त एक बहुत बड़ा वो कह लीजिए आप मोनिस एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो सामने मुझे नजर आ रहा है. ये हाइपर इन्फ्लेशन पे अब जा चुके हैं. SPI 37% और CPI जो है 27% पे आ गया है और ये इतनी जल्दी वापस नहीं जाना है इसने. तो ये राइट. इख्तियार साहब ये भी जरूर फरमाएं कि जो नंबर्स हैं, जो डायरेक्टिव गिवन बाय द IMF है, वो तो सजेस्ट करते हैं कि जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसे कम से कम 2% बढ़ाया जाए. आपको लगता है कि शरह सूद को गवर्नमेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा? देखिए, उन्होंने तो वो कह रहे हैं कई महीनों से, और इस बार उम्मीद भी थी कि जब मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था तो ये कम से कम 1% बढ़ाएंगे, 22 से 23 करेंगे, लेकिन नहीं किया. 2 रीजन है. एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो बढ़ गई है, 25% बैंकों के मार्कअप लेंडिंग कॉस्ट हो गई है. कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो 25% में बैंकों को भी सर्व कर सके मार्कअप और अपने लिए भी कुछ 2 पैसे बना सके. लिहाजा पूरी
प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है, जो 450-500 अरब रुपए होता था, वो घट के कम होके 150 पर आ गया अरब रुपए पे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ अर्सा जितना रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर अफराती दर कम नहीं होगा तो इन्हें मॉनेटरी पॉलिसी फर्दर टाइट करनी पड़ेगी और डिस्काउंट रेट 22 से 23 या 24-2% का प्रोविजन है, जो एक्सपेक्टेशंस है आईएमएफ की और डिमांड भी है कि वो उनको फिर करना पड़ेगा। इख्तियार बेग साहब, आखिर में अगर आप कोई केयर टेकर सेटअप को, फाइनेंस की मिनिस्टर साहिबा को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म जी, मेरा एक मैसेज है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है, जिसमें सिविल अस्करी क़यादत जनरल आसिफ मुनीर साहब का कलीदी किरदार है, उन्होंने 3 सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर तजवीज़ किया है, जिसमें एक है आईटी, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा मिनरल्स है। और इन तीनों की लॉन्चिंग भी करी है उन्होंने। ये जो मिनरल समिट हुई थी और डस्ट टू डेवलपमेंट था, और ये अरामको के साथ ज्वाइंट वेंचर जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, और रिकोडेक और थरकोल के प्रोजेक्ट की माइनिंग का एक्सटेंशन है। ये सब चीजें बहुत सही डायरेक्शन में है, इसको कंटिन्यू रखें। इसको ही यही रोड मैप है जो आपको बचा सकता है आप सेल्फ सफिशिएंट हो ज़रूरी अजनास में। आप आसपास खलीज ममालिक की फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले, एक्सपोर्ट भी होगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगी और जमीन भी यूटिलाइज होगी। वो लोग छोटे डैम तक बनाने के लिए तैयार हैं। एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड आईटी आर योर स्ट्रेंथ, और इन्हीं को आपने कायम रखना है। ओके, ग्रेट। इख्तियार बेग साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हम बातचीत करेंगे आबिद सुलैरी साहब से, और उनसे हम समझेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड वो किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं इस केयर टेकर सेटअप के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले सेगमेंट में आपने सुना, इख्तियार बेग साहब ने तफसील के साथ फरमाया कि ये जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, इनको डील करने के लिए एक रोड मैप दिया गया है, और उससे शमशाद अख्तर बेगम साहिबा जो हैं वो डेविएट नहीं कर सकती। जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान का निज़ाम है, और जो स्टेट बैंक है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी तरह चलना है जिस तरह से डायरेक्ट किया गया। इस वक्त पोजीशन ये है कि महंगाई अपने अरूज पे है। पहले जो है लोग एहतजाज किया करते थे, मगर अब सिविल नाफरमानी की तरफ चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। डॉलर 301 के आसपास है, और इख्तियार बेग साहब ने फरमाया कि ये 340 तक जाना है जून 2024 तक। जो इम्पोर्टर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि आप इंपोर्ट खोलें। इंपोर्ट ना होने की वजह से रेवेन्यू के टारगेट मिस हो रहे हैं। इंपोर्ट हो जाता है तो डॉलर, इंपोर्ट खुल जाता है तो डॉलर के जो रिज़र्व्स हैं वो 8 अरब से कम होकर 3-3.5 बिलियन पे आ जाएंगे। अगेन वही वाली सिचुएशन हो जाएगी, और पेट्रोल फिर से महंगा होगा। सो पेट्रोल की कीमतों में आलमी मार्केट्स में कमी होने का भी फ़ायदा जो है वो आवाम तक नहीं जा पा रहा है। सो जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, जो लैंडस्केप ऑफ द इश्यूज़ है वो बहुत बड़ा है, और ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई सही गाइडेंस और रहनुमाई प्रोवाइड कर सकता है तो वो कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। और वी हैव गॉट विद अस नन एल्स देन आबिद सुलैरी साहब। ही हैपेंस टू बी एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। बहुत अरसे से पाकिस्तान की इकोनॉमी को केटर टू कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने व्यूज़ दे रहे हैं, एंड ही इज़ गॉट अ रेपुटेशन। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट इसी लैंडस्केप में, इन्हीं पैरामीटर्स में रहते हुए पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकती है। आबिद सुलैरी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, यू नो एवरीथिंग व्हाट इज़ ऑन द ग्राउंड। ओवर टू यू। फरमाइएगा कि गवर्नमेंट सबसे पहले महंगाई को अगर कंट्रोल भी करना चाहे या महंगाई का कम असर लोगों तक पहुंचाए, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस है कि वो ऐसा कुछ कर सके। जी, शुक्रिया सानी पे। पहले तो हमें समझना है कि हम इस वक्त किन हालात में हैं। और आपने पुराने ज़माने में वो कहानियों में पढ़ा होगा कि समुंदर में जब तूफ़ान आते थे, तलातम खेज़ मौजें आती थी, तो जहाज़ों को लंगर अंदाज कर दिया जाता था। यानी जहाज़ जो है वो तैरने की कोशिश नहीं करते थे, उसको एक जगह पे रोक दिया जाता था। तो ये जो पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता चंद माह में हम जिस डिफ़ॉल्ट की धाने पे पहुंच चुके थे, अब हमें उससे बाहर आना है।
तो जाहिर है कि पहली तो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना होगी कि 2023-24 जो है ये कोई नॉर्मल साल नहीं है। इसमें हमें सेल नहीं कर रहे, हम लंगर अंदाज होके उस तूफान से बचना चाह रहे हैं कि वो तूफान हमें कहीं उल्टा ना दे, जिसकी तरफ राइट, आपने इशारा किया राइट। कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोबारा से $3 बिलियन पे आते हैं तो फिर क्या होगा। तो जाहिर है कि फिर हमें दोबारा से एक IMF प्रोग्राम की तरफ जाना है। तो ये पहली चीज़ है। अब इस अगर आप चीज़ को जहन में रखें कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं, तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़िम्मे दो इम्पॉर्टेंट काम है। पहला काम तो इलेक्शंस, और दूसरा काम जो कि कायनी तरमीम के ज़रिए इसको दिया गया कि पाकिस्तान के जो मल्टीलैटरल जो मुआहदात हैं उनकी पासदारी करे, जिसमें IMF भी शामिल है, बड़ा इम्पोर्टेंट। तो और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा जो एडवांटेज होता है वो ये है कि इसको इलेक्शंस में नहीं जाना, इसको वोटर्स के पास जाके कोई जवाबदेही नहीं करनी। तो वो तमाम चीज़ें जो कि सियासी जो हुकूमतें थीं गुज़श्ता वो चंद महीनों में या पिछले चंद सालों में नहीं कर पाईं, अब वो सारी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो केयर टेकर के हिस्से में आई है कि आपको अगले जून तक जो गर्दिशी कर्जा है उसमें भी एक नुमाया कमी करनी है। 2.1 ट्रिलियन तक उसको महदूद करना है, जिसका मतलब है कि हर महीने कुछ ना कुछ गर्दिशी कर्जा उसका आपको पे ऑफ करना है। आपको अपना जो इम्पोर्ट्स पे जो पाबंदियां लगी हुई थी उसका बैकलॉग भी निकालना है। और स्टेट बैंक जो है वो ना तो इस पोजीशन में है, ना वो इंटरवीन कर पाएगा कि डॉलर की कीमत को वो रोक सके। तो अब जो दो चीज़ें हुकूमत कर सकती है, पहली चीज़ जो है वो है कि ये सारी चीज़ों के नतीजे में महंगाई लाजमी आएगी, लेकिन इसी IMF के प्रोग्राम में एक प्रोविज़न है जो कि आपको बताती है कि सोशल प्रोटेक्शन जो है उन मेजर्स को मजबूत किया जाए, बिस्प की कवरेज को बढ़ाया जाए, और बिस्प के जो वजीफ़ा है इनकम सपोर्ट जो है उसको इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। तो एक काम तो जो केयर टेकर हुकूमत को करना चाहिए मौजूदा महंगाई को जहन में रखते हुए कि ये जो सोशल प्रोटेक्शन के जो प्रोग्राम है इनको स्ट्रेंथन करे, इसमें इनोवेटिव वेज ढूंढे, पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटजी को पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेज करे, और देखें कि कैसे जो आपकी प्राइवेट सेक्टर फिलैंथ्रोपी है वो कैसे चैनलाइज हो सकती है, और कैसे एक आम शहरी पे बोझ जो है महंगाई का थोड़ा कम किया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम थोड़ा सा रीनेगोशिएट कर सकें IMF के साथ, और रीनेगोशिएशन में जाहिर है कि डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा बहुत क्रेडिबल नाम है एक फिनंशियल और सोशल सेक्टर में, UN में उनकी जो खिदमात हैं। तो क्या ये रीनेगोशिएशन की जा सकती है? इस वक्त हमने वो जो इंग्लिश में कहते हैं कि टांगा जो है वो घोड़े से आगे बांध दिया है कि जी प्राइवेट जो मार्केट का रेट होगा उसके मुताबिक बैंक के रेट को फॉलो करना है। अब अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है डॉलर की और मार्केट का रेट बढ़ता चला जा रहा है, तो इंटर बैंक जो है वो भी उसके पीछे पीछे बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या वो जो एक गैप है उसको हम किसी तरीके से ये नेगोशिएट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्टेट बैंक के पास इनोवेटिव मैकेनिज्म हो सकता है थोड़ा सा एक इसमें वॉलेटिलिटी को कम करने का। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त नेगोशिएट करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये एनर्जी के जो पिछले चंद सालों के बैकलॉग था, क्या ये ज़रूरी है कि उसको हम 8 माह में ही ख़त्म करें? अगर हम 8 माह में ही ख़त्म करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है कि जिस तरीके का अवामी रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है वो मुश्किल बना देगा। बज़ाते खुद जो पहला केयर टेकर हुकूमत का मेन जो मरकज़ी काम है यानी इलेक्शन करवाना, यानी खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे एक अवामी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में एक एहतजाज की शक्ल निकलती है, तो क्या केयर टेकर सेटअप जो है वो इस पोजीशन में होगा या इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में होगा कि वो टाइम पे इलेक्शन करवा पाए? जो भी टाइम फ्रेम जो भी, मैं चूँकि आईनी माहिर नहीं हूँ, जो भी EC या जिस अदारे को भी ये डिसाइड करना है। आबिद सलारी साहब, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। हम चाहेंगे कि आप अपनी बातचीत का सिलसिला काइंडली वक्फे के बाद शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में आबिद सलारी साहब ने हमें बताया कि देयर आर वेज एंड मीन्स के माहदे में रहते हुए भी जो है IMF की कंडीशन को सामने रखते हुए भी देयर आर वेज एंड मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आवाम को जो निचला तबका है उसको एंटरटेन कर सके। अभी अभी खबर आई है
कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक हंगामी इजलास तलब किया है जिसमें ये जो बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज हो रहा है और इसमें जो मसाइल हैं इससे रिलेटेड मामलात को देखने के लिए एक एमरजेंट मीटिंग कॉल की गई। एंड वी होप कि गवर्नमेंट उस तरह सोचेगी जिस तरह आबिद सलैरी की तरह के मैशदान जो हैं वो चीज़ों पर नज़र रखते हैं और मशवरे देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक बात कही कि जो BISP है या जो निचला तबका है उसकी जो इमदाद है उससे मुतालिक देयर आर क्लॉजेज अवेलेबल, प्रोविजंस अवेलेबल, गवर्नमेंट जिसको देख सकती है। दूसरी बात जो चीज़ बहुत कॉमनली कही जा रही है रिगार्डिंग व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड ऑन द स्ट्रीट इन टर्म्स ऑफ वायलेंस इज़ दिस कि जो कराची इलेक्ट्रिक का अमला है वो 16 तारीख को बिजली की मीटर रीडिंग के लिए नहीं जा रहा बल्कि 22 और 23 को इसलिए जा रहा है कि स्लैब बढ़ जाता है और वो 20 और 22 यूनिट के बढ़ने की वजह से जो रेट पर यूनिट है वो 8-8, 10-10 रुपये पर यूनिट बढ़ जाता है। सो इसकी वजह से भी लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर महंगाई के तो मसाइल हैं भी, मगर KE इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कुछ मसाइल हैं। अगर ये KE इलेक्ट्रिक की पॉलिसी नहीं है तो इसको ठीक किया जाना चाहिए और अगर पॉलिसी है तो उसको प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए। सो आबिद सलैरी साहब, ओवर टू यू। जो आप बात कर रहे थे काइंडली उसे कंटिन्यू करें और आखिर में ये भी ज़रूर बताएं कि जो शरह सूद है इसको ऐसा लगता है कि बढ़ाना ही होगा, और अगर वो बढ़ाते हैं तो बिजनेसमैन कारोबार नहीं कर पाएगा जो कि अभी भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये रोज़गार कैसे पैदा हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या लोग करें? ओवर टू यू सर। जी शुक्रिया। और प्राइम मिनिस्टर ने एक 11 रुकनी कमेटी की भी कैबिनेट कमेटी की मंजूरी दी है जो कि इन तमाम इश्यूज़ को देख रहे होंगे। तीसरी जो चीज़ जो पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि बिजली और गैस के जो सर्कुलर डेट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है, यानी वो सार्फिन जो कि बिल पे करते हैं वो उन सार्फिन की एनर्जी प्राइसेस भी पे करते हैं जो कि बिल नहीं देते, और वो तकसीम कार कंपनीज की इनएफिशिएंसी की जो लागत है वो भी वही पे कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिनको देखना चाहिए ताकि कम से कम यहाँ से लीकेज जो है वो तो बंद हो। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जिसका ताल्लुक जो है वो डॉलर रेट से भी है, वो है कि जब भी इलेक्शन होने हैं, वो 3 महीने बाद होने हैं, वो 6 महीने बाद होने हैं, वो साल बाद होने हैं, कम से कम एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। जो चीज़ पहले हॉन्ट कर रही थी आला अदलिया और पार्लियामेंट की महाजराई, वो अब दीवान सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की महाजराई में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और इस तरह की एम्बिग्विटी में कोई भी इन्वेस्टर, भले वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो या वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो अपनी सरमायाकारी यहाँ पे लाने में रिलक्टेंट होंगे। अगर उनको पता चल जाता है, हमारे इवन दोस्त ममालिक को भी अगर पता चल जाता है कि अगले चंद माह में या अगले 2 सालों में किससे उनकी बातचीत होगी, या उनको अगर ये आइडिया हो जाता है कि जी इलेक्शन होगा और एक मुंतखब हुकूमत आएगी जिसके साथ उन्होंने बातचीत करनी है, तो शायद उनकी प्लानिंग जो है वो आसान हो सके। इस वक्त बाकी तमाम जो रीज़न्स हैं रुपए की कीमत में गिरावट की, उसमें एक बड़ी रीज़न ये भी है कि जब तक आपके पास ये सियासी महाज पे क्लैरिटी नहीं आ जाती, लोगों में इस वक्त पैनिक बाइंग भी हो रही है डॉलर की, लोग डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी कर रहे हैं और लोग अपना सरमाया जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं और डॉलर पाकिस्तान में लाने से हिचकिचा रहे हैं। और ये चीज़ें पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। तो हमें जो चीज़ें हुकूमत के बस में है कम से कम फौरी तौर पे हमें अमल कर लेना चाहिए। ज़बरदस्त। सुलैरी साहब, हमारे प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आखिरी 2-2.5 मिनटों में अगर आप कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए, यही है कि केयर टेकर सेटअप जो है बड़े क्रेडिबल लोगों पर मुश्तमिल है, जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी आपको नज़र नहीं आती है एनर्जी के शोबे में, इकॉनमी के शोबे में। और इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि पिछले चंद सालों में जिस तरह से मुआशरत सियासत का शिकार होती रही, सियासी तनाज़ात का शिकार होती रही, उससे आगे बढ़ते हुए अवामी मसाइल को ढांकते हुए और उनका कुछ सलूशन देते हुए हमें अपनी सिमत को दुरुस्त करना है। और यहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एक फिस्कल डेफिसिट और डॉलर डेफिसिट तो है ही, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम में और हुकूमत में और बैनुल-अक़वामी बरादरी में, उसको हमें रिड्यूस करने के लिए बड़ी क्लियर और बड़ा कैंडिड अवाम के साथ मैसेजिंग करनी होगी। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता,
क्या मुमकिन होगा, ताकि उसके मुताबिक अपनी जो तवक्कुआत हैं वो वाबस्ता रखें और देखें कि एक ट्रांजिशन जो है वो कैसे स्मूथली हो पाती है। ज़बरदस्त। योर लास्ट वर्ड ऑन द पॉलिसी रेट, यू थिंक कि गवर्नमेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा? देखिए, पॉलिसी रेट बढ़ाना अनफॉर्चुनेटली पड़ेगा और उससे महंगाई में कमी नहीं आएगी। पाकिस्तान में महंगाई जो है वो डिमांड ड्रिवन नहीं कि पॉलिसी रेट बढ़ा दिया जाए तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। ये कास्ट पुश है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाएंगे तो रुपए का रेट जो है वो मजीद गिरेगा और उसको बैलेंस रखने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ हुकूमत की जो इंटरेस्ट पेमेंट है, डोमेस्टिक सर्विस चार्जेस, वो भी बढ़ जाएंगे। तो फिर उसके हिसाब से रेवेन्यू भी लाना होगा कि वहाँ पे जो एक गैप आएगा वो कहाँ से पूरा होगा। तो वो सेक्टर जो कि सियासी हुकूमतें जिन पे टैक्स नहीं आयद कर सकती थी, इस हुकूमत से तवक्को है कि वो उन सेक्टर को टैक्स नेट में लाए, सिर्फ तनख्वाहदार तबके तक महदूद ना रहे और उन लोगों से टैक्स लेके अपना फिस्कल गैप जो है वो पूरा करें। ओके, ग्रेट ग्रेट। आबिद सलेरी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आबिद सलेरी साहब और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग। दोनों अपनी अपनी डिसिप्लिन में, लाइन ऑफ एक्शंस में एक्सपर्ट्स हैं। दे हैव अ गुड नेम इन द सोसाइटी एंड इन पाकिस्तान। और दोनों ने इस चीज़ की निशानदेही की कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अब स्ट्रक्चरल हो गए। स्ट्रक्चरल से मुराद ये है कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में शामिल हो चुकी है। अगर आप इंपोर्टर्स को इजाज़त देते हैं कि वो चीज़ें इंपोर्ट करें, तो जो 4 अरब का जो माल पोर्ट पे फंसा हुआ है वो आप 4 अरब डॉलर कंज्यूम करते हैं, तो आप दोबारा 3-3.5 अरब डॉलर के आसपास आ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट की बातें शुरू हो जाती हैं। डॉलर की डिमांड में इजाफा होता है और डॉलर जब महंगा होता है तो हमें पता है कि पेट्रोल महंगा ख़रीदा जाता है, और जब पेट्रोल महंगा ख़रीदा जाता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। सो रेवेन्यू साइड के ऊपर स्ट्रक्चर में हमारे पास जो मसाइल आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि जब इंपोर्ट नहीं हो रहा तो टैक्स नहीं आ रहा, और जब टैक्स नहीं आ रहा तो फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स की मद में इजाफा करना पड़ता है। सो अगले प्रोग्राम में हम तफसील के साथ बातचीत करेंगे और जायज़ा लेंगे कि जो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इनके लॉन्ग टर्म मसाइल का हल क्या है। आधी गुफ्तगू आबिद सलेरी साहब से आज हुई है, आधी गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।